नमस्कार सबको, अनुगूंज के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज एक खास प्रोग्राम लेके, खास कार्यक्रम, जिसकी हमारे श्रोताओं में, सदस्यों ने भूपेंद्र जी, किस आप जब बोलेंगे तब डॉक्टर सीमा को म्यूट रखना होगा, नहीं तो आवाज एको कर रही है। हाँ, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए डॉक्टर। थैंक यू। तो जी मैं ये कह रहा था कि हमारा जो कार्यक्रम है आज का, वो डॉक्टर्स मीट, बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से हमें प्रतीक्षा थी इसकी, हमारे श्रोताओं को भी और हमारे सदस्यों को भी। उनका बहुत ज़्यादा जोर था कि हम डॉक्टर्स को बुलाएं, तो आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ आपके सामने। इस बात को हम बखूबी जानते हैं कि किसी इंसान के बाद अगर भगवान का दर्जा है तो वो डॉक्टर। लेकिन ये जो अभी कोरोना काल हुआ है, कोविड का जो पूरा 1-1.5 साल जो हुआ है, हमने जो फेस किया है, इसमें हमें ये पता लग गया है कि इन सब डॉक्टर्स की जो जमामर्दी है, हिम्मत, दिलेरी है, इंसानी जान को बचाने की जो इनके अंदर जो इरादा है, और अपनी खुद की जान की परवाह किए बगैर, यानी कि बहुत कहने में बहुत आसान लगता है, बताओ, आप समझिए इस बात को। एक डॉक्टर भी इंसान है, वो भी घर बार देके, बाल बच्चे छोड़ के जब अपना इस ड्यूटी पे आता है, तो ये एक जंग से कम नहीं था जो हमने ये डेढ़ साल, पौने 2 साल में देखा पूरे विश्व में। तो इनका दर्जा जो है वो पहले तो ये था कि भगवान से नीचे था, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब ये इस चीज से मुत्तफिक होंगे, इत्तेफाक रखते होंगे, और रखना भी चाहिए कि अब इनका दर्जा जो है वो आसमान में, जो यार भगवान तो हम कह नहीं सकते, लेकिन भगवान के जो फरिश्ते हैं उनके बराबर है, उनसे कम बिल्कुल नहीं। इस बात का मेरा विश्वास है, और मैं ये जानता हूं कि आप भी इस चीज को मानते होंगे, क्योंकि जो हमने इस 1.5 वर्ष में पूरे विश्व में डॉक्टर्स की जो दिलेरी देखी, निष्ठा देखी, इनका डेडिकेशन देखा अपने काम के प्रति, वो बिल्कुल अतुलनीय है। इट इज अनपैरेलल थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज हमारे साथ जो डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि मैं कहूँगा डॉक्टर दंपति हैं, कपल है हमारे साथ। इनको मिलवाने से पहले आपसे इनका परिचय कराऊंगा। डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, और डॉक्टर पुरु ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर पुरु MBBS, he has done diploma in clinical psychiatry, MRCP, clinical teaching fellow, consultant psychiatrist, नॉटिंगहमशायर हेल्थ केयर NHS फाउंडेशन ट्रस्ट में काम करते हैं यूके में, और काफी वर्षों से लगातार वो वहाँ काम कर रहे हैं। और डॉक्टर सीमा कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी धर्मपत्नी, वो MBBS, MRCP, MRCG डेप्यूटी मेडिकल डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट एक्यूट मेडिसिन डर्बी में ये काम करते हैं। वो भी हमारे साथ यहाँ पे हमारी अतिथि हैं आज, दोनों दंपति हमारे। तो इनका मैं इनके आगमन पे 2 मिसरे कहूँगा। हमारे साथ अभिषेक कोल ने ज्वाइन किया है, इसी बीच में देख पा रहा हूँ। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। और इनका स्वागत करते हुए, हार्टी वेलकम करते हुए, 2 मिसरे मैं कहूँगा यहाँ आपसे इजाजत लेते हुए। इनका सबसे एक सा नाता है, अर्ज किया है, इनका सबसे एक सा नाता है। राहुल मेहरा जी ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया राहुल मेहरा जी आपका ज्वाइन करने के लिए। इनका सबसे एक सा नाता है, एक जैसे रूह के रिश्ते।
इनका सबसे एक सनाता है, एक जैसे रूह के रिश्ते हर मह हमारी महफिल में उतर आए हैं आसमान से फरिश्ते। डॉक्टर सीमा एंड डॉक्टर गुरु, मोस्ट वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनुगूंज के पटल पे आज के कार्यक्रम। नमस्कार। ठीक है। नमस्कार भूपेंद्र जी और आपके सब दर्शकों और श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और हम बहुत आभारी हैं अनुगूंज के कि आपने ये मंच प्रदान किया हमें कि हम जो है अपने समाज में और लोगों के साथ मिल सकें और कुछ बातें शेयर कर सकें जो सबके भले की हैं। नमस्कार भूपेंद्र जी और सीमा जी, नमस्कार आपका हमारे सारे श्रोताओं को। धन्यवाद आपका, अनुगूंज का और हमारे श्रोताओं का जो हमें ये आपने अवसर प्रदान किया है आज आप सबसे बात करने का। धन्यवाद भूपेंद्र जी। जी बहुत बहुत आभार आपका। आपका धन्यवाद, आपने अपना समय, कीमती समय दिया हमें। तो डॉक्टर सीमा, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा हमारा कन्वेंशन भी है लेडीज फेस्ट, तो वो कन्वेंशन को हम उसको सलाम भी करते हैं और उसको कायम भी रखेंगे। ये बताइए कि आप दोनों को प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हुआ यूके में? और डॉक्टर सीमा, सबसे पहले तो आपसे ये एक्यूट मेडिसिन क्या है, इसको सरल शब्दों में अगर आप बताएं हमें, हमारे श्रोताओं को, तो जरा ये अच्छा रहता, हमारे श्रोता अगर समझ पाते हैं इसको। जी डॉक्टर सीमा। जी जरूर, थैंक यू। सो कितना अरसा हो गया इंग्लैंड में काम करते हुए? 2004 से काम कर रही हूँ इंग्लैंड में। और कितना अरसा हो गया डॉक्टर बने हुए? तो साल 2000 में डॉक्टर बनी हूँ। और एक्यूट मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा। सो एक्यूट मेडिसिन जो है उसको स्पेशलिटी का रिकग्निशन 2009 में मिला है। इट वाज थॉट अबाउट इट इन 1999। तो बेसिकली एक सब स्पेशलिटी है मेडिसिन की। सो अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दूं, जब हम एमबीबीएस करते हैं उसके बाद आगे क्या हमारा फ्यूचर होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फिजिशियन बनते हैं, कुछ सर्जन बनते हैं, कुछ ऑब्स्टेट्रिशियंस बनते हैं, कुछ पीडियाट्रिशियंस बनते हैं, बच्चों के डॉक्टर, सो ऑन सो फोर्थ। सो उसमें मेडिसिन की जो स्पेशलिटी है, इट हैज फर्दर सब स्पेशलिटीज लाइक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पेट के बीमारियों का इलाज, लाइक रेस्पिरेटरी, लाइक न्यूरोलॉजी, ऐसे। सो उसी तरह से एक्यूट मेडिसिन इज अ स्पेशलिटी जहां पे हम एडल्ट पेशेंट्स का की ट्रीटमेंट करते हैं जो हॉस्पिटल में मेडिकल कंडीशंस के साथ एडमिट होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को निमोनिया है, किसी को लंग्स में क्लॉट है, किसी को चेस्ट पेन है, या किसी को सांस लेने की दिक्कत हो रही है, ये स्पेशलिटी एक्यूट मेडिसिन इज अ सब स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन एंड इट्स अ सुपर स्पेशलिटी इन मेडिसिन। भूपेंद्र, सरल शब्दों में बताऊं तो अस्पताल में जो जान बचाने वाला डॉक्टर होता है वो एक्यूट मेडिसिन है। वो स्पेशलिटी वाले जो बाद में आते हैं जान बचाते हैं ये। धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और दीपा मेहरा जी कमेंट कर रही हैं, वेरी गुड डॉक्टर, वेरी गुड पर्सन। और नवीन जोशी नवल जी ने ज्वाइन किया, नमस्कार आपको भी, बहुत सुंदर, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। लोग ज्वाइन करते हैं हमारे कार्यक्रम को धीरे धीरे और अपने कमेंट्स भी देते रहेंगे, और शायद कुछ सवाल भी शायद बीच में पूछे आपसे, तो हम आपको वो सवाल जो है हम उसको रिले करेंगे और उम्मीद करेंगे आपको कि आप उसका भी जवाब दें तसल्ली बख्श तौर पर। तो डॉक्टर पूर्व, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने साइकेट्री में पेशेंट के जो मतलब जो पेशेंट का मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए, तो एक तो होती है शारीरिक, दूसरी ये सब भी होती है, उनको सुलझाने के लिए आपने बहुत काम किया है। और खासकर कोविड के इन दिनों में इन पक्षों में ज्यादा ध्यान में रखा गया है। सब जगह हम सुनते आ रहे हैं कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पे वो ठीक होना चाहिए पेशेंट, वरना ठीक नहीं होता रहता हालत। तो ऐसे
मैं आपका जो एक्सपीरियंस तजुर्बा क्या कहता है वो हम हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। जी जी देखिए जी भूपेंद्र जी, जो हमारी हेल्थ है वो मानसिक सेहत के बिना जो है संपूर्ण सेहत पाना नामुमकिन है। तो अगर हम WHO डेफिनेशन हेल्थ की देखें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो जो ये मानसिक हेल्थ है हमारी, ये बहुत ज़रूरी है। और समाज में जो हमारे उथल पुथल हो रही है, ये चीज़ें भी हमारे मानसिक हेल्थ को असर करती हैं। तो कोविड जो है ये अभूतपूर्व किस्म की चुनौती है हमारे समाज के लिए। इससे पहले हमने अपने जीवन काल में इस तरह की बड़ी महामारी नहीं देखी। और जो बीमारियां या मानसिक रोग हैं जो बहुत कॉमन तरीके से दिखते हैं, जैसे एंजाइटी, जैसे डिप्रेशन, जैसे स्ट्रेस, ये चीज़ें कोविड के चलते, कोविड के कारण काफ़ी बढ़ गई हैं। अगर एक इंसान को किसी चीज़ के साथ एडजस्ट करना पड़ता है तो जो समझौता करना पड़ता है, अगर आपको मालूम चल जाए कि इस चीज़ से समझौता करना है, परिस्थिति ये है, तो देर सवेर आप समझौता कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, जो ये अनसर्टेनिटी कहें तो, जो वो इतनी सीवियर है कि एडजस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपसे बोलें कि आप 1 महीना घर में बैठ जाएँ तो आप समझौता कर लेंगे। कोई बोले कि 6 महीने बैठना है तो समझौता कर लेंगे। कोई ये कहे कि घर में बैठना है लेकिन कब तक ये नहीं पता, उस चीज़ के साथ समझौता करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम देख रहे हैं कोविड के समय जो एंग्ज़ायटी है, एंग्ज़ायटी बोले तो एक ऐसी फीलिंग कि कुछ बुरा होने वाला है, क्यों मालूम नहीं, और मन में ऐसे ख़्याल आना कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। ये कुछ एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स हैं। ये चीज़ें बहुत सीवियर लोगों में देखी गई हैं। मूड जो है डिप्रेस्ड होना, उदास रहना ज़्यादातर समय, एनर्जी लेवल्स अच्छे ना होना, जिन चीज़ों में पहले रुचि लेते थे, एंजॉय करते थे, वो चीज़ एंजॉय ना कर पाना, नींद ठीक से ना आना, ठीक से खाना ना खाना, चिड़चिड़ापन, ये लक्षण हैं डिप्रेशन के। और हम समाज में देख रहे हैं कोविड के चलते इनका जो है ये सिम्पटम्स के अंदर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मौत के मुंह से निकल के आए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को मरते हुए देखा है, और वो जो ट्रॉमा से पीड़ित हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सबसेक्शन है हमारे समाज में जो अफेक्टेड है। तो अगर संक्षिप्त में कहूँ तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ट्रॉमा से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड परेशानियां बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। और लेकिन मैं सब कुछ डूम ग्लूम की तरह नहीं बोलना चाहूँगा। हर चुनौती में एक मौका होता है कुछ सीखने का। So every जी crisis is an opportunity to learn something new from. I'm also hopeful कि इस चुनौती से हमने सीखा है कि ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है। एक दूसरे का साथ, अपनी फैमिली का साथ, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को काम में ना झोंकना, एक लाइफ का पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक कुछ पाया है, कुछ खोया है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और बहुत सारी अच्छी बातें आपने बहुत ही नए आयाम दिया आपने। जैसे अनिश्चितता के कारण से जो हमारा जो मानसिक जो गड़बड़ हो जाती है। गायत्री जोशी ने हमारा ज्वाइन किया और हमारे साथ ज्वाइन किया, ट्रू कह रही हैं बिल्कुल। पूनम शर्मा जी ने ज्वाइन किया है, राजीव गुप्ता जी ने ज्वाइन किया है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं डॉक्टर पुरू ने अभी हमें काफी सारी बातें इसके बारे में बताई, मानसिक और मनोवैज्ञानिक जो सतह पे हम कैसे अपने आप को रख सकते हैं, उनसे आगे भी इस बारे में हम देते हैं और भी जानकारी। इस बीच में डॉक्टर सीमा से मैं चाहूँगा पूछना, डॉक्टर सीमा आपसे ये पूछने की मैं चाहता हूँ कि जो पोस्ट कोविड जो लॉन्ग टर्म इसका जो इफेक्ट है, पोस्ट कोविड लॉन्ग टर्म इफेक्ट,
कोविड हो गया, चलिए जो हो गया तो हो गया, अब जैसे तैसे वो ठीक हो गए हैं, तो उसका जो एक लंबी अवधि का इफेक्ट हमने देखा है, फिजिकल और मेंटल दोनों, जैसे इन्होंने कहा, तो वो उसके बारे में कुछ विशेष बातें हमने सुनी है, वो आपसे सुनना चाहते हैं, तो वो कुछ उस पर रोशनी डालिए आप। जी जी डॉक्टर सीमा। धन्यवाद भूपेंद्र जी। आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं से थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगी कि अगर मैं कुछ इंग्लिश में बात करूं, क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं मैं थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगी, कुछ डेफिनेशंस बताना चाहूंगी और थोड़ा इलैबोरेट करके समझाना चाहूंगी कि व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड। जैसा कि हम सब जानते हैं, COVID-19 is a viral infection. It started in 2019 and 20 and मेन सिम्टम्स उसके क्या हैं? खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाना और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, खाना समझ नहीं आना, खाने का टेस्ट क्या है, या सूंघने की क्षमता कम हो जाना। ये हम सबको पता है और आई थिंक हम सबको बहुत अच्छे से अब पता है। इन सिम्टम्स से आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि अक्यूट कोविड-19 क्या है। सबसे पहले अक्यूट कोविड-19 है कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, ये 4 हफ्ते तक के हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं अक्यूट कोविड-19। फिर हम बोलते हैं ऑनगोइंग सिम्टोमैटिक कोविड-19। उसका क्या मतलब है? ऑनगोइंग कोविड-19 है कि इन्फेक्शन जो है 4 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक चल रही है, सो द सिम्टम्स आर कंटिन्यूइंग। फिर हम बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम, विच मीन्स कि सिम्टम्स जो हैं वो कोविड-19 इन्फेक्शन के साथ कंसिस्टेंट हैं एंड दे लास्ट लॉन्गर देन 12 वीक्स, 12 हफ्ते से ज्यादा, मतलब 3 महीने से ज्यादा के सिम्टम्स हैं वो। एंड फाइनली वी कॉल समथिंग कॉल्ड लॉन्ग कोविड। दिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी, WHO ने इसको कॉइन किया है एंड इसका मतलब है कि सिम्टम्स जो हैं वो 4 हफ्ते से लेके शुरू हुए हैं और 12 हफ्ते के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर जहां पे हम जो हैं देयर इज अ बर्डन ऑन द हेल्थ केयर, क्योंकि इट इज नॉट कि सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है और कुछ दिनों की बात है और वो ठीक हो गई है। तो अगर मैं आपको हर सिस्टम के हिसाब से बताऊं कि शरीर के किस किस अंग में क्या क्या दिक्कत होती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। और वो है सबसे पहले इफ वी से जनरलाइज्ड क्या सिम्टम्स होंगे। जनरलाइज सिम्टम्स में हम कहेंगे हमें बुखार होगा, हमें थकान होगी, हमें दर्द होगी शरीर में। तो इफ आई स्टार्ट विद लेट्स से कि मैं सिर से शुरू अगर करूं, तो न्यूरोलॉजी के क्या सिम्टम्स होंगे। न्यूरोलॉजी के जो हैं बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, जैसे सिर में दर्द होना, नींद में दिक्कत होना, चक्कर आने, या कभी कभी हमारे जो ओल्डर पॉपुलेशन है अबव द एज ऑफ 65, उनको एक्यूट कंफ्यूजन होना या थोड़ा सा लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होना, ध्यान ना दे पाना, ये हो गए हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। सो कमिंग डाउन, इफ आई टॉक अबाउट कि हमारा कान, नाक और गले में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सो सोर थ्रोट हो सकता है, थोड़ा सा हल्की हल्की खांसी होना, थोड़ा सा कानों में दर्द हो सकता है। There's a condition called tinnitus, जिसमें कानों में हम कहते हैं कुछ सुनाई दे रहा है, रिंगिंग सी आवाज हो रही है, सो वो कंटिन्यूसली होना, दैट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग पेशेंट्स के लिए। और ऑब्वियसली लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल इज ऑलरेडी भी हमें पता ही है कि वो कोविड का काफी नोन सिम्टम है। सो इफ वी कम डाउन फ्रॉम देयर, इफ वी गो टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम अपनी लंग्स के बारे में बात करें, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो हमें पता है सांस लेने में दिक्कत, खांसी। मूविंग ऑन टू आवर हार्ट, सिम्टम्स लाइक छाती में थोड़ी सी टाइटनेस महसूस होना, छाती में थोड़ा सा दर्द होना, सडनली ऐसे लगे कि हमारा दिल बहुत तेज तेज से धड़क रहा है, पैल्पिटेशंस होना, दैट इज अ सिम्टम। अब हम अगर आगे बढ़े अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट में दर्द होना, उल्टी आने की, तो ऐसा महसूस होना कि जैसे हमें उल्टी आ रही है, आती नहीं है लेकिन एक फीलिंग ऑफ क्विजीनेस, एक अनईजीनेस सी महसूस होना। कुछ पेशेंट्स को लूज स्टूल्स होते हैं एंड कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली हमारे जो बुजुर्ग हैं,
उनमें जो है रिड्यूस्ड एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, एनोरेक्सिया जिसे हम कहते हैं कि कुछ खाने का मन नहीं करना, कुछ खाने की क्षमता ना होना। सो ये हमारे सिस्टम्स है। नाउ इफ वी मूव ऑन टू जैसे हमारे जॉइंट्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल हैं, मसल्स में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, and Dr. Puro has already spoken about the psychological aspects and the depression and anxiety, and actually skin में चमड़ी में भी rashes होना, तरह तरह के rashes होना. These are all, this is a barrage of symptoms. These are the spectrum of symptoms जो हो सकते हैं, जो हमने देखे हैं और जो हो रहे हैं पेशेंट्स को, जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफी दिक्कत हो रही है। और क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो और मुश्किल है, थोड़ा सा फियर भी है कि अगर बाहर जाएंगे तो क्या पता और बीमार हो जाएंगे। तो मेरी सब श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट है कि जब ऐसे सिम्टम्स हों तो दे शुड सीक मेडिकल अटेंशन and go to their doctor so that appropriate investigations can be done, appropriate management can be done. ये because ये variety of symptom है तो एक single doctor जो है उसके लिए मुश्किल है इसका ध्यान रखना। It is a multidisciplinary team approach कि सब किस्म के डॉक्टर जो हैं वो इकट्ठे जो है पेशेंट का ख्याल रखें और फर्दर मैनेजमेंट करें। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक ये बताया और मुझे लगता है श्रोताओं को बहुत इससे पूरा ज्ञानवर्धन हुआ होगा और उनका वो आगे इन बातों का ख्याल भी रखेंगे। हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, उनके कुछ नाम मैं ले लूं क्योंकि प्रोग्राम में श्रोता बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है हमारे। हमारे अजय कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, और मंजू श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं, सीमा गुलाटी जी जुड़ी हुई हैं, पूनम शर्मा जी लगातार कमेंट कर रही हैं और बहुत तारीफ कर रही हैं, श्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कुछ कमेंट किया। दिस टाइम कोविड-19 वायरस वर लेस टचेबल एज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वर देयर इन फैमिली एंड अदर फैमिली मेंबर्स वर कोविड नेगेटिव। कुछ ठीक कह रहे हैं आप तिवारी जी। और गायत्री जोशी जी जुड़ी हुई हैं, आभा सक्सेना ढूंढवी जी जुड़ी हुई हैं, एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन कह रही हैं। तो श्रोता हमारे साथ काफी जुड़े हुए हैं और आपका जो आप जिस विस्तार से बोल रही हैं उस हमारे ललिता विजय कुमार मंगल, वेल एक्सप्लेन डॉक्टर पुरु एंड डॉक्टर सी। थैंक यू डॉक्टर मंगल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया to tune into this program and be there. डॉक्टर कादम्बरी टिप्पू जी भी जुड़ी हुई हैं और वो नाइस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूरोलॉजी का आपकी बहुत तारीफ कर रही है। थैंक यू सो मच कादम्बरी। अभी हम डॉक्टर पुरु से के साथ हम आगे इस पे बात करेंगे। आजकल डॉक्टर साहब जो ये कह रहे हैं कि तीसरी थर्ड वेव आने वाली, सेकंड वेव आके चली, थर्ड वेव आने वाली है और कुछ डेल्टा वेरिएंट, हमें तो पता नहीं है एज लेमैन ये क्या चीज़ है, क्या भला है, लेकिन आप ही बता पाएंगे कि डेल्टा वेरिएंट का भी जिक्र बहुत सुनने को मिलता है हमारे यहाँ कि भाई वो आ रहा है। तो क्या पहली बात तो ये है कि क्या वाकई में ये थर्ड वेव और ये ऑन टाइम होगी जैसे होता है, या कहीं जैसे मानसून का इधर उधर फर्क पड़ता है, तो बचाव होगा इससे, और अगर ऐसा है तो कैसे इससे बचा जा सकता है? ये थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें डॉक्टर पुरु जी। धन्यवाद भूपेंद्र जी। देखिए, अगर संक्षिप्त में बताऊं तो ये जो वेव है, ये जो वेरिएंट है, सबसे पहला आपका सवाल था वेरिएंट से, तो ये जो कोविड-19 वायरस है, ये बाकी वायरसेस की तरह ये वायरस भी म्यूटेट करता है। तो जब वो वायरस रेप्लिकेट होता है तो वो उस रेप्लिकेशन में कुछ जो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जो वायरस के स्ट्रेन आज से 18 महीने पहले चल रहे थे वो थोड़े से चेंज हो गए। तो ये डेल्टा वेरिएंट आया है, इसके बाद और वेरिएंट आने की संभावना भी है, और धीरे धीरे जो है इन वेरिएंट्स की वजह से कुछ चेंज आएगा, कुछ में ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ेगी, कुछ में सिवियरिटी जो इन्फेक्शन की है वो कम होगी। तो ये जो है नेचुरल पार्ट है एक वायरस की एवोल्यूशन का। तो जो डेल्टा वेरिएंट आया है ये इसलिए चिंता का विषय है
क्योंकि इसकी वजह से हमने देखा कि भारतवर्ष में एक तो इन्फेक्टिविटी का जो रेट है वो बढ़ा, और जो लोग इन्फेक्टेड हुए उनके अंदर जो सिवियरिटी थी सिम्टम्स की और जो हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी वो परसेंटेज भी बढ़ी। तो ये डेल्टा वेरिएंट एक चिंता का विषय है। अब दूसरा सवाल था आपका कि ये थर्ड वेव के मुताबिक कि ये आएगी या नहीं आएगी। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। सब लोगों को कोविड नहीं हुआ है, सब लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है, उनमें इम्यूनिटी नहीं है। हमें मालूम है कि ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है और ये फैलेगी। तो थर्ड वेव को रोकना, देखिए रोकना संभव नहीं है, हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, और प्रिकॉशन हमें एक इंडिविजुअल लेवल पे लेने हैं और प्रिकॉशन हमें एक समाज के लेवल पे या देश के लेवल पे लेने हैं। तो जो इंडिविजुअल लेवल के प्रिकॉशंस हैं वो उसके बारे में हमें काफ़ी बताया जा चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ज़्यादा बड़े गैदरिंग्स में नहीं जाना है, मास्क लगा के रखना है, हाथ धोने हैं। एक चीज़ का मैं ज़रा स्पेशल विवरण कर दूं कि मास्क जो है आप अपने घर में भी लगाएं। अगर आप घर में 4 लोग रहते हैं तो ठीक है, आप अपना एक बायो बबल शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से आपके घर पे आए तो कृपया मास्क लगाएं। आपके यहाँ पर कोई हेल्पर्स आते हैं, कोई सहायक आते हैं काम से लेके, तो आप ज़रूर मास्क लगाएं, या आप अलग कमरों में रहें या सेम कमरे में रहें तो मास्क लगाएं। तो मास्क से बचाव होता है। और दूसरी बात जो है कि सामाजिक लेवल पे, तो वो वैक्सीनेशन समाज के लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगना होगा। अगर आप परसेंटेज देखें यूनाइटेड किंगडम में जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर करीब 70% लोगों को कोविड की एक वैक्सीन लग चुकी है, करीब 50% लोगों को जो है 2 वैक्सीन्स लग चुकी हैं। इनसे इम्यूनिटी बनेगी। जो बीमार होंगे उम्मीद करते हैं कि बीमारी उतनी सिवियर नहीं होगी कि अस्पताल में जाना पड़े। तो जब तक हमारे भारत में सब लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, ये थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ वेव्स आने का अंदेशा है। इट इज लाइकली टू हैपन। उम्मीद करता हूं आपको इससे आपका जवाब मिला होगा भूपेंद्र जी। जी बिल्कुल मिला है। और वो हमारे एक श्रोता श्याम तिवारी जी भी कुछ इसी जिम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं वो क्वेश्चन लेना चाहता हूं आपके साथ। वो कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी के चांसेस हमारे देश में कितने हैं और ये कितने % पॉपुलेशन के वैक्सीनेशन के बाद हो सकती है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी के लिए जो अभी तक रिसर्च फिगर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाएं या उनको इन्फेक्शन हो जाए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 70% लोग हमारे देश में इन्फेक्टेड हों, क्योंकि मौतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ही भयानक हालात हो जाएंगे। तो उम्मीद यही है जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं। एक बात मैं बोलना चाहूँगा वैक्सीन से रिलेटेड, कि मेरे बहुत से मित्र हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं इंडिया में, वो कहते हैं कि जी ये वैक्सीन अच्छी है या दूसरी वाली। मैं कहता हूँ आप कोई भी वैक्सीन मिले आप वो लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ना लगाना इज अ हायर रिस्क कंपेयर टू इसके अंदर 85% प्रोटेक्शन है, दूसरे के अंदर 70% प्रोटेक्शन है। अगर आप ऑड्स की बात करते हैं तो यू आर सेफर ऑफ विथ एनी वैक्सीन। अगर उसे अप्रूवल मिला है, मान्यता मिली है, तो कृपया लगवाएं। जी जी हाँ डॉक्टर, ये दीपा मेहरा जी का क्वेश्चन है, वैसे आपने उसका जवाब दे दिया। इस डेल्टा वेरिएंट कैन डेल्टा वेरिएंट बी द सोर्स ऑफ थर्ड वेव इन इंडिया? वो डॉक्टर साहब ने दीपा जी जवाब दे ही दिया है, तो आपने सुना ही होगा। मुझे लगता है शायद आपने कमेंट उससे पहले लिखा। उन्होंने काफी विस्तार में आंसर किया है इस चीज को। और इस चीज से हमें जो है वो अपने आप को सावधान रखना है और तैयारी करनी है, और साथ में वैक्सीनेशन का भी उन्होंने जिक्र किया, वो बहुत जरूरी है। तो ये चीजें उन्होंने बोल चुके हैं। अच्छा डॉक्टर सीमा, हम आपसे इस एक क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है। तो आप 2000 आपको 15-16 साल हो गए जहाँ तक आपने कहा था यूके में। तो कोविड से हटके, कोविड पर काफी बातें होंगी, और कोविड को भी इसमें आप अगर मिलाना चाहें तो वो भी आप कर सकती हैं, क्योंकि हम एक कंपैरेटिव चाहते हैं अपने
श्रोताओं को और अपने हम भी चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन एक कंपैरेटिव हमें मिल जाए वेस्टर्न कंट्रीज का और इंडिया का, क्योंकि पॉपुलेशन का अगर हम बेस ले तो कोई कंपैरेटिव नहीं है, कंपैरिजन है। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि यूके में रह के जो स्वास्थ्य के हवाले मतलब जो आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसके हवाले से समाज में जो लोग जो वहाँ के सब लोग जीवन यापन करते हैं मतलब नॉर्मल अपने रूटीन में जैसे वो अपनी लाइफ जीते हैं, उसमें और भारत में आपको कितना अंतर लगा और मतलब कितना आप देख रहे हैं कि अपने पिछले कई सालों से भारत में भी अब वो जो जीवन यापन है हमारा वो हेल्दी फैक्टर डिनोमिनेशन के कहीं नजदीक है पहले से ज्यादा। क्या आपको ऐसा लगता है? और क्या खासियत क्या खास बात है, हमें और क्या करना चाहिए टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल? थैंक यू भूपेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आई नो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है, बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, डॉक्टर पुरू ने ऑलरेडी बोला है अबाउट वैक्सीनेशन, बट मैं चाहूंगी कि इस बात को मैं दोबारा बोलूं, रिएटरेट करूं। I have been seeing COVID patients since March 2020. I'm an acute medicine consultant, तो सबसे पहले patient मेरे पास आता है, so I see them, and for last 16 months I've been continuously seeing them. So मेरी सबसे ये request है, हाथ जोड़ के विनती है, जब भी आपका नंबर आए वैक्सीनेशन के लिए प्लीज जरूर लिखवाएं। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन इज गुड, नहीं, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अब जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कंपेयर टू पिछले साल, वो ज्यादा बीमार नहीं हैं जिनकी वैक्सीनेशन हुई है, मगर जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो बहुत ज्यादा बीमार आ रहे हैं, उनके फेफड़ों में बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक्चुअली डेथ के चांसेस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा है। अब अगर हम कंपेयर करें, जिनको एक डोज लगी है वो फिर भी थोड़े से बेहतर हैं जिनको कोई भी डोज नहीं लगी है। तो जैसे डॉक्टर पुरो ने बोला, फर्क नहीं पड़ता है कि 80% असर दिखाएगी या 90%, कोई भी चीज 0% से बेहतर है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, जाके वैक्सीनेशन लगाइए। It is 18 and above, it should be given, and both the doses should be taken. So this was one message I definitely wanted to convey, and I want to convey worldwide everybody. जी बिल्कुल सही। So आपने मुझसे पूछा कि इंग्लैंड में हेल्थ केयर सिस्टम जो है और इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम जो है। इंग्लैंड में हेल्थ केयर सिस्टम इज NHS, National Health Service. NHS is one of the largest employers in the world, like the Indian Railways. And the ethos of NHS is patient is the center. So the constitution of NHS is patient is in the center of it. So सब जो भी decisions हम लेते हैं वो patient से related लेते हैं। So good, जैसे for example good medical practice, for example best interests of our patients. So वो सब चीजें हम ध्यान में रख के the decisions are made. And we are all working in a government organization. So NHS is a government organization. ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर गवर्नमेंट है और एक डॉक्टर प्राइवेट है। So अगर हम कंपेयर करें इंडियन सिस्टम को, जहां से हम पल के बड़े होके यहाँ पहुंचे हैं, वो सिस्टम भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन उस सिस्टम में थोड़ी सी वेरिएंस है। अब अगर हम वेरिएंस की बात करें तो जैसे दिल्ली में हैं हम, दिल्ली में अगर हम रोड की राइट साइड पे जाएं तो सफदरजंग अस्पताल है, और रोड की लेफ्ट साइड पे जाएं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। डॉक्टर्स तो दोनों बहुत ही बेहतरीन हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन जो केयर है, जो ट्रीटमेंट है, उसमें शायद थोड़ा सा फर्क हो सकता है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि फंडिंग, फाइनेंशियली
AIMS is an autonomic organization, whereas Safdarjung is a government organization. So depending on हमारा health care budget कितना है, उस पे डिपेंड करता है कि हम अपने पेशेंट के लिए कितना कर सकते हैं. There are lots of good doctors all over the world. पेशा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनल जो है सोच, हम सब एक ही एथिक्स के साथ बाउंड हैं, और वो एथिक है टू लुक आफ्टर आवर पेशेंट्स. दैट इज व्हाट आई वुड से. और आपने कहा कि लाइफ में आई थिंक हम कुछ दिन पहले मैं और पुरु जी बात कर रहे थे, एंड वी वर जनरली डिस्कसिंग हमारी बैकग्राउंड्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं. I have gone to a convent school, he's gone to a convent school. They're both Catholic convents. So we were discussing what is common between our education. And we realized हमारी जो education है, it was quite value based. And जब हम value की बात करते हैं, we talk about honesty, सच्चाई, we talk about being kind, we talk about being compassionate. हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. और आई थिंक एजुकेशन में इंडिया में और इंग्लैंड में पढ़ाने के तरीके में फ़र्क होगा, लेकिन पढ़ाई में फ़र्क नहीं है. कोई फ़र्क नहीं है. बाकी जब हम बड़े हो रहे थे तो करिकुलम वाज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई वाज इंपॉर्टेंट. आज जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो करिकुलम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. The child is seen as a package. It is not just the education जो उन्हें सीखनी है. It is about other things. It is about sports. It is about music. It is about a lot of things. It is not just about learning how to do maths, how to do physics. Yeah, good. Beautifully explained, Dr. Seema. बहुत सही आपने एक्सप्लेन, काफी विस्तार से, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आपने एक्सप्लेन किया. हर एक अपने जीवन के व्यापन में आपने पूरा एक्सप्लेन किया. बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए. गिरिजा का लगातार कमेंट कर रही हैं. अभिषेक कोल का एक कमेंट है और उसमें भी एक सवाल है, वो मैं डॉक्टर पुरु से लेना चाहता हूँ. वन पेशेंट इन यूएस आई थिंक कह रहे हैं हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर consecutive 35 times for COVID. Now antibodies may, I mean, he's asking about your thoughts on this. And secondly, हमारे श्याम तिवारी जी का क्वेश्चन है, पहले उन्होंने पूछा था कि थर्ड वेव, मतलब व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ थर्ड वेव ऑन चिल्ड्रन. कुछ कहने में, सुनने में आया है कि चिल्ड्रन के लिए बहुत खराब होगा. तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? डॉक्टर पुरु से हम जानना चाहेंगे इन दोनों क्वेश्चन का जवाब. जी भूपेंद्र जी, दो प्रश्न थे, तो पहले बच्चों का प्रश्न ले लेते हैं. और उसके सिलसिले में जो अखबारों में न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ रहे थे या न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंदर चर्चाएं हो रही थी, उसमें यह था कि थर्ड वेव अगर होगी तो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा हो सकता है. देखिए, इसमें ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि थर्ड वेव के अंदर बच्चों के लिए खतरा हो सकता है. जो बच्चे हैं अमूमन उनके अंदर जो सिम्टम्स हुए हैं वो कम हुए हैं, उनके अंदर सिवियरिटी कम है. तो थर्ड वेव बच्चों के लिए ज़्यादा असर करेगी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है या ऐसा कुछ वो नहीं है. हैविंग सेड दैट, जो वैक्सीनेशन हो रही है एडल्ट्स के लिए हो रही है, और लोग ज़रूर चिंतित होंगे कि जब सब एडल्ट्स को वैक्सीन लग गई तो जो घर में छोटे बच्चे हैं उनका क्या. तो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं 12 साल से बच्चों के, जो 12 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन्स FDA ने अप्रूव करी हैं यूएस में, और वक्त के साथ बच्चों जो 12 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन्स आएंगी. जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं फिलहाल उस पर अभी जो है रिसर्च करना और शोध करना बाकी है, लेकिन जो 12 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन्स आगे जल्दी आने की संभावना है. लेकिन बच्चों को ज्यादा खतरा होगा ऐसा कुछ नहीं है. जो दूसरा प्रश्न था वो था कि यूएस में एक व्यक्ति को 35 दफे कोविड हो गया. उस प्रश्न का बेहतर जवाब शायद सीमा दे पाएंगी. जी, हम उनसे जवाब लेंगे, बिल्कुल लेंगे. और इससे पहले मैं थोड़े से ऑडियंस रिएक्शन में ले लूं, क्योंकि वो मधु खरे जी लगातार कमेंट कर रही है. गुड डिस्कशन,
और मंजू श्रीवास्तव जी, दीपा मेहरा जी, राहुल मेहरा जी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी जो बातें आप बता रही हैं। गिरिजा जी लगातार कमेंट दे रही हैं। पूनम शर्मा जी बहुत धन्यवाद दे रही हैं आप दोनों को, डॉक्टर सीमा को खास तौर पे। मधु खरे जी का गुड कंपैरिजन कह रही हैं। और श्याम तिवारी जी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, फैबुलसली एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर्स, आई सैल्यूट देम। संध्या सिंह जी हमारी जुड़ी हुई हैं, हमारे बहुत हमारी रेस्पेक्टेड मेंबर हैं हमारे ग्रुप की। संध्या सिंह जी कह रही हैं कि निस्संदेह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जानकारी के लिए वो भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। डॉक्टर सीमा और डॉक्टर गुरु का बहुत अभिनंदन कर रही हैं। थैंक यू सी आपका संजय जी, आप जुड़ी रही हैं और भी जानकारी मिलने की तवक्को है। जी सीमा जी आप बताइए इसके बारे में। थैंक यू भूपेंद्र जी। तो अभिषेक जी ने सवाल पूछा कि एक पेशेंट को 35 दफा जो है पॉजिटिव टेस्ट आया। तो अक्सर क्या होता है जब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, तो दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्यूट एक्टिव इन्फेक्शन होती है, और एक पेशेंट्स होते हैं जो कैरियर होते हैं, किसी भी इलनेस के कैरियर हो सकते हैं। कैरियर होने का मतलब ये नहीं है कि उनको एक्चुअली एक्यूट इन्फेक्शन है। कैरियर होने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो है वो एंटीजन है जिसकी वजह से उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो जो 35 कुछ, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल नई है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए कुछ ऐसे मरीज हैं, और हमने भी ऐसे मरीज देखे हैं जो शायद मार्च में पॉजिटिव थे और फिर जब मई में आए तो फिर पॉजिटिव थे। तो हमें लगा अरे इनको 2 महीने से बीमारी है, बट लेकिन जब हमने उनका पीसीआर टेस्ट किया जो हमें ये बताता है कि क्या उनको अभी इन्फेक्शन है, तो वो टेस्ट नेगेटिव आया। सो खूब सारे टेस्ट हैं, एंटीजन है, एंटीबॉडी टेस्ट हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है, बट ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई जर्म्स को स्प्रेड कर रहे हैं या कुछ है। कुछ उनके बॉडी का ऐसा इम्यून सिस्टम है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जवाब दिया। मुझे लगता है कि अभिषेक जी को जवाब मिल गया होगा और हमारे बाकी श्रोताओं को भी जानकारी इसके बारे में मिल गई। जी आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहती थी वैक्सीनेशन से रिलेटेड, कि जैसे डॉक्टर ने अभी बताया कि बच्चों के लिए भी रिसर्च चल रही है। सो 12 to 18 ईयर ओल्ड की वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, विच होपफुली जो रिजल्ट्स हैं इस समर के बाद आएंगे, ऑटम में आने के उसका अंदेशा है। तो मेरी यही अगेन द रिक्वेस्ट इज कि जब वो आए, व्हेन इट इज अप्रूव्ड, इट शुड बी गिवन, बिकॉज एज वी आर सेइंग we haven't yet proved it कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरा है, but there are lots of speculations, and because we don't know what future holds for us, it would be a very good idea, जब अप्रूवल आ गया है मेडिसिन का, वैक्सीनेशन का, तो वो लगवाई जानी चाहिए। और मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि मैंने जो है खुद एक स्टडी में पार्ट लिया है, और मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि मुझे वैक्सीन की कौन सी डोज लगी है, बट उसका रिजल्ट सितंबर में आएगा, और सितंबर में ये अनाउंस होगा कि जो बूस्टर डोजेस हैं, जो हर साल जैसे हमें फ्लू वैक्सीन की बूस्टर डोजेस लगती है, जैसे टेटनस की बूस्टर डोजेस, वैसे ही वो बूस्टर डोजेस सितंबर में उसका अप्रूवल आएगा, और तब मुझे बताया जाएगा कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगी है। तो मैं आई हैव गॉन इन देयर ब्लाइंडली विद कंप्लीट फेथ इन मेडिसिन एंड सिस्टम, because I've had 2 doses already, and also because I've had COVID-19 infection last year, I believe this is the way forward. Bhupendra ji. This is the way forward. बहुत beautifully explained. और डॉक्टर सीमा आपने बहुत ही क्लियरली और वेल एक्सप्लेन किया। वो गिरिजा जी भी बोल रही हैं कि वेल एक्सप्लेन, और हमें बिल्कुल समझ में आ गया कैसे ऑपरेट होता है। काफ़ी चीज़ों की जो कहते हैं ना इस्त्री हो गई है, उनमें की जो सिलवटें थी वो साफ हो गई हैं। डॉक्टर पुरु और आपके डिटेल्ड विस्तार भरे पूरा जो आपने स्टेटमेंट दिया और पूरा जो बताया, एक्सप्लेन किया, तो श्रोता भी
पूनम शर्मा जी लगातार आपका धन्यवाद कर रही हैं, और भी हमारे श्रोता जो जुड़े हुए हैं, कादम्बरी जी भी जुड़ी हुई है और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हैं। मधु खरे जी कह रही है ग्रेट एडवाइस, और नवीन जोशी नवल साहब बहुत सुंदर जानकारी, हार्दिक आभार आपका व्यक्त कर रहे हैं। अब आप दोनों से बारी बारी, फिर हम, क्योंकि हम श्रोताओं हम रैप अप करना चाहते हैं ये राउंड का, हमारे पास 15 मिनट बचे हैं, तो हम फिर इनके पर्सनल और इंसानी पहलू पे आएंगे। तो उससे पहले हम आपसे दोनों से जो कोविड रिलेटेड जो भी आप अगर कुछ मिस हो गया हो मुझसे या आपसे, तो आप वो हमारे श्रोताओं को इस पटल पे हम बोले शुरू करेंगे। डॉक्टर पुरु आपसे आप बोलिए, फिर डॉक्टर सीमा से भी हम उनका कमेंट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद भूपेंद्र जी। जी कोविड रिलेटेड तो नहीं, लेकिन जब आपने इंट्रोडक्शन दिया था और बीच में श्रोताओं के कमेंट्स में भी लोगों ने डॉक्टरी प्रोफेशन के प्रति बहुत आभार प्रकट किया है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टरी प्रोफेशन कोई खास प्रोफेशन नहीं है। हम उन सब लोगों के भी आभारी हैं जो डॉक्टर नहीं है लेकिन ज़रूरी काम कर रहे हैं। वो इंसान जो हमें सुबह दूध देने आता है, जो दुकान खोल के हमें ब्रेड और अंडे देता है, वो सब अपना कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हम सब की नियति में, एक डेस्टिनी में वो था, हम वो कर रहे हैं। हम कुछ स्पेशल या डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दें कि ये कोई सुपर ह्यूमन एफर्ट है या कुछ ये अलग चीज़ है। हमारी जगह अगर आप भी होते तो आप यही करते। तो बस ये बताना चाहता था। ओवर टू यू सीमा। थैंक यू। देखिए, यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूँगा, एक चीज मुझे कहने का मौका दीजिए, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि फिर ये इसी जिम्न में जैसे उन्होंने कहा तो उसको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। मैंने डॉक्टर पुरु और डॉक्टर सीमा की जब इंट्रोडक्शन दी, तो इंट्रोडक्शन में एक चीज कहना भूल गया कि ये बड़े हम्बल है। देखिए, इन्होंने खुद ही बताया, वो इन्होंने खुद ही आपको सबूत दिया कितने हम्बल हैं ये, कितनी ह्यूमिलिटी है इनमें। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर भूल गया कहना, वो मेरी गलती है कि हमारे जो डॉक्टर्स ही नहीं, जो हमारे नर्सेज और मेडिक स्टाफ जो है, उनके प्रति भी हमको आभार व्यक्त करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। अगर इनसे ज्यादा नहीं तो इनसे कम भी काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इनके साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके योगदान के बगैर डॉक्टर भी काम नहीं कर पाएगा। आई एम श्योर आप लोग जानते हैं। जी भूपेंद्र जी, सीमा जी आप बताइए। भूपेंद्र जी माफी चाहूंगा, मुझे मालूम चला अनुकुंज जो है ये एक लिटरेरी ग्रुप है, तो एक शेर याद आया आपकी बात से, आपने इतनी तारीफ करी। तो अजीज इतना ही रखें कि दिल संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहें कि दम निकल जाए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं, ऐसा तो आप भी नहीं होने देंगे। आपके पास स्टेथोस्कोप भी है और सब कुछ है, तो वो तो खैर शायर की बात है, शायर तो बहुत कुछ कह लेते हैं। जी सीमा जी। तो आई थिंक धन्यवाद भूपेंद्र जी, पुरु जी ने और आपने दोनों ने शायद काफी अच्छे से बता दिया है, बट मैं फिर से यही कहूंगी कि जैसे पढ़ाना, टीचर इज अ पेशा, जैसे इंजीनियर घर बनाना, सड़कें बनाना इज अ पेशा, उसी तरह से डॉक्टरी भी एक पेशा है। और हम सब अगर अपने काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ करें, द आउटकम विल बी ग्रेट। इन एवरी प्रोफेशन ऑनेस्टी कम्स फर्स्ट। और पुरु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि सिर्फ हमने ही काम नहीं किया, ऑल द की वर्कर्स, जैसे हमारे यहाँ पोस्टमैन है, वो हमारी चिट्ठियां लेके आया, चाहे पैंडेमिक था चाहे पैंडेमिक नहीं था। हमारे बस ड्राइवर्स जो हैं, उन्होंने बस चलाई, बहुत ज्यादा नहीं चलाई, दे मेंटेन द सोशल डिस्टेंस, लेकिन चलाई। सो एवरीबडी प्लेड अ वेरी की रोल in helping getting out of this pandemic, although we are not completely out of it. लेकिन जो है the battle continues, and I would like to say, इंग्लैंड में हम बोलते हैं hands, face and space। आप अपने हाथ धोइए,
आप अपने फेस पे मास्क लगाइए और आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए. एंड द न्यू थिंग दैट हैज बीन एडेड ऑन इज एक्चुअली फ्रेश एयर. प्लीज आप बाहर निकलिए और थोड़ा सा फ्रेश एयर में वॉक कीजिए. ट्राई एंड डू सम एक्सरसाइजेस. दिस इज फॉर एवरीबडी. मैं अपने सारे श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी, इस पैंडेमिक में लोग घर के अंदर बैठ बैठ के काफी परेशान हो गए. Some people have taken it very positively, but majority of them haven't. So especially for them, come out of your house, go for a walk, go for exercise, ring your friends. You know, it's that the reason we say family and friends is because they look after our mental well-being. जी बिल्कुल बिल्कुल. संगीता मनहास आपकी फ्रेंड है, उन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी, और आपने बिल्कुल काबिल तारीफ बातें हमको बताई हैं यहाँ पे. नवीन जोशी नवल जी लगातार आपकी बात, वो कहते हैं कि आपकी सरलता दर्शाती है आपकी बातों से, कितने हम्बल हैं आप, कितने सरल हैं. और डॉक्टर पुरू साहब के वो शेर के लिए बहुत, मधु जी ने बहुत कमेंट दिया है, उनको बहुत साधुवाद दिया है. और श्याम तिवारी जी कहते हैं डॉक्टर और शायर डेडली कॉम्बो, तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है. तो खैर, और थोड़ी हमारी तारीफ भी हो रही है, गिरजा जी हमारी तारीफ कर रही हैं, और मधु खरे जी हमारी थोड़ी सी वो भी, मेरे को भी कुछ फल मिल रहा है बीच में, जैसे कहा जाता है. तो अच्छा, अब हम देखिए, सारी बातें होंगी, अब हम आते हैं डॉक्टर आखिरकार एक इंसान सबसे पहले, और इंसान आखिरकार बच्चा है, और बच्चा आखिरकार चंचल होता है, और आखिरकार उसने कहीं स्कूल में पढ़ा होता है, कहीं कॉलेज में पढ़ा होता है, आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये तो हम मानते हैं. सीमा जी और गुरु जी, जितना मैं जानता हूं आपके इंट्रो में, आप अलग अलग प्रदेशों से आए. आप सीमा जी ज्वाइन कैसे आई हैं? हमारा जो स्टेट है, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, और गुरु जी आप दिल्ली से हैं. सांस्कृतिक तौर पे भी आप अलग अलग हैं, तो फिर ये कैसे हुआ, जरा इसके बारे में हमें कुछ बताइए. श्रोताओं जी, गुरु जी से पूछेंगे. चलिए. देखिए, ये जो हमारा मिलन है, ये इससे अच्छा इश्तिहार नेशनल इंटीग्रेशन का हो नहीं सकता. तो ये कुछ जो है, हमारा समाज ही ऐसा है जहाँ सब लोग मिक्स हो जाते हैं. तो आप ठीक कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एक इतिहास सा रहा है, मेरे पिताजी जो थे वो कर्नाटका से थे, बैंगलोर से, और मेरी माता जी जो हैं वो दिल्ली से थी. तो ये खानदानी वो चलता आ रहा है कि जिस प्रदेश से हम हैं वहाँ शादी नहीं करेंगे. तो ये बात विरासत में मिली है. तो मुलाकात जो है हमारी, वो हुई बैंगलोर में, जब हम मेडिकल कॉलेज में थे. तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में करी है. डॉन बॉस्को नाम का एक स्कूल है अलकनंदा ग्रेटर कैलाश के पास, वहाँ से पढ़ाई करी, और फिर जो है MBBS करने के लिए हम बैंगलोर गए, और वहाँ मेरी सीमा से मुलाकात हुई. और हमारा बैकग्राउंड ये है कि मेरे माता पिता दोनों दिल्ली दूरदर्शन में करते थे काम. तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, और सीमा अपने बारे में बताएंगी. जी सीमा जी, आप अपने बारे में तो बताएंगी, लेकिन वो जो जैसे जब आप मिले, तो वो तो खैर उन्होंने तो कुछ, वो शायरी तो उन्होंने एक बार में शेर सुना दिया, लेकिन आपसे मैं थोड़ा सा ना तफसील में चाहूंगा कि उस मुलाकात के बारे में वो बताइए थोड़ा. और थैंक यू भूपेंद्र जी. मैं आज थोड़ा ज्यादा इसलिए भी मुस्कुरा रही हूँ कि आज बड़ा स्पेशल डे है. सो हाउ इज इट स्पेशल, मैं आपको बताती हूँ. ठीक आज से 25 साल पहले आज ही के दिन हम बैंगलोर में मिले थे. ओह वाओ, बहुत it has been 25 years since we've been together. So it is what a wonderful coincidence is what I would call it. हाँ, मैं जम्मू से हूँ, और Bangalore I went to do my MBBS, which is where I
I would say I bumped into Puru, and here we are together after so many years. My mother retired as a English lecturer, and she was also the principal of a higher secondary school. And my father is no more, but he retired as an executive engineer. He was a civil engineer, and I've got 2 older brothers, and वंडरफुल वंडरफुल 2 bhabis and 3 nieces and nephews. So बहुत बढ़िया। that's what our family is. And नहीं, देखिए आपको मैं ये ऐसे ऐसे जाने नहीं दूंगा, ये तो बात होगी, ठीक है। ये जो वहाँ कॉलेज में और भी तो लड़के थे या और भी वो थी। देखिए आज आपका अच्छा शुभ दिन है बहुत। आज के दिन 25 साल पहले आप मिले थे, तो आपसे दोनों से ये क्वेश्चन है कि जी और भी लड़कियां थी वहां पे जैसे होता है, तो सीमा ही क्यों? और भी डॉक्टर थे लड़के जो डॉक्टर बनने वाले थे, तो डॉक्टर पुरु ही क्यों? सीमा जी पहले आप। अब पहले इनसे मैं जानना चाहूंगी क्या तारीफ करेंगे, और उस पर डिपेंड करेगा मेरा क्या आंसर होगा। सो आई लेट डॉक्टर चलिए पुरु सर। से फर्स्ट। चलिए ठीक, ओके। जो किस्मत में लिखा होता है वो लिखा ही होता है। तो लेकिन देखिए, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आप इस तरह का इंसान ढूंढते हैं जिसका सोचने का तरीका आपसे मेल खाता हो, जिससे आप अपनी जिंदगी शेयर कर पाएं, जिससे आप जो है लाइफ में कुछ बात कर पाएं। तो शायद ये चीज़ें होंगी जिन वजहों से सीमा और मैं साथ साथ थे। और मिलना, देखिए आप बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत लोगों के आप साथ नहीं रहते। तो कुछ वजह होंगी कि इतने साल से हम साथ हैं और जिंदगी की गाड़ी जो है पटरी पे ही है, उम्मीद करता हूँ। तो बाकी के बारे में जब तक आप बोलेंगे नहीं, मैं आपको आपका आंसर स्पार्क, वी वांट टू नो अबाउट दैट स्पार्क। देखिए जी, तो फिर इस बात का जवाब ये है कि ये भी एक जो है थोड़ा शायराना अंदाज ने, बट इस दफे अंग्रेजी में देने की कोशिश करता हूँ। तो आप कह रहे हैं सीमा के बारे में ऐसा क्या था? हाँ, तो people are like tides, they come and they go, but some in the process of doing so leave an impression. I guess she was one of them. चलिए मान लेते हैं, गायत्री जोशी कहती हैं बहुत अच्छा है, और राहुल मेहरा जी कह रहे हैं इंग्लिश अच्छी बातचीप चल रही है, मधु खरे जी भी बड़ा आनंद ले रही हैं। डॉक्टर सीमा आप बताइए, चलिए इन्होंने तो जवाब दे दिया, शी वॉज स्पेशल लाइक पीपल कम लाइक टाइड्स एंड शी वॉज स्पेशल। मैं तो कहूँगा मोती जैसा टाइड में आता है जी। इन्होंने इतना अच्छा बोला है, हाउ डू आई नाउ मैच अप टू दैट? सो I'd like to say, there's a saying, ये आपकी मर्जी थी। देखिए पहले उनको बुलवाया तो ये आपकी मर्जी थी, नहीं तो मैं तो आपको ही दे रहा था क्यों। एग्जैक्टली तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी गलती हो गई, बट अगली बारी के लिए मैं याद रखूंगी। सो मैं ये कहूंगी, there's a saying in English, a cut above the rest, you are better than the best. So this is my answer to his what he's just said. बहुत खूबसूरत। आपको आज में आपकी एनिवर्सरी, क्या शादी तो आज नहीं हुई होगी, लेकिन आप मिले आज हैं, तो आपके मिलने की एनिवर्सरी जो है आज है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और पूनम जी लगातार कमेंट कर रही है, मधु खरे जी लगातार लिख रही हैं, ललिता, विजय कुमार, मंगत जी, वाह डॉक्टर सीमा, बहुत आपकी तारीफ कर रही हैं दोनों की। और हमारे श्रोतागण बहुत आनंद दे रहे हैं इस वार्तालाप का। डॉक्टर साहब, जब मैंने आपसे बात की दोनों से, तो पीछे से एक गाना चल रहा था और सीमा जी भी हम कर रही थी उसके साथ। तो मैंने उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे लगा, और मुझे इस बात का पता है कि गाना अच्छा गाते हैं आप लोग, तो आपसे बारी बारी गाना सुनेंगे। तो आप अच्छे बच्चों की तरह एक एक गाना सुना दीजिए, कोई आनाकानी मत कीजिए। भूपेंद्र जी, ऐसे लाइव सेशन पे जरा ऑन द स्पॉट गाना गवाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट जब तक हम सोचते हैं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप जो है हमें गाना सुनाइए। आई कैन सी द आर्टिस्टिक बेंट इन यू, सो प्लीज आप सुनाइए और हम कोशिश करेंगे कुछ एक अंतरा या मुखड़ा गा दें आपके लिए। देखिए ये तो उल्टा ही आपने मुझे, बट मुझे पता है कि आप जो हैं बहुत ही अच्छा गाते हैं।
आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक अंतरा और मुखड़ा तो बनता है। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था इस चीज के लिए, लेकिन आपने मुझे, अब वो हो गया है तो क्या करें। एक दुगाना है, मैं आपको उसमें से कुछ लाइनें सुनाता हूँ। है तो वो दुगाना दो, अ, उसका मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है। तो अब बीच में लिरिक्स शायद भूल न जाऊं। वो गाना कुछ ऐसे है। एक मुसाफिर एक हसीना पिक्चर का नाम था। गाने का मुखड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अ, आप सोच लीजिए ना, मेरे को क्यों आप इसमें कर रही हैं। अ, आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर डॉक्टर पुरू साहब कुछ गाना गाएंगे, तब तक मैं सोच लेता हूँ। आप प्लीज शुरू कीजिए, मैं वो तब तक सोच लूंगा। मैं याद सी- करता हूँ, मैं भूल गया हूँ, जेन्युइनली भूल गया कोई बात नहीं। हूँ। आप में से कोई गाइए। ओके मतलब आई थिंक वी आर ऑल बाथरूम सिंगर्स, बट ऐसे कोई या टैलेंट लोग नहीं है हम। वो लता मंगेशकर जी का एक गाना है, आई थिंक दिल अपना प्रीत पराई का, सबने हाँ जी सुना। जी, अजीब दास्तां है ये। बहुत मैं वेलकम, बहुत वेलकम, बहुत मैं शायद वो गाने का एक अंतरा और एक मुखड़ा सुना सकती हूँ, और अगर वो सुर से बाहर हो तो मैं पहले ही क्षमा चाहूंगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। भूपेंद्र जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत बहुत प्यारी आवाज कह रहे हैं दीपा मेहरा जी, नाइस वॉइस। और हमारे जो श्रोता ललिता विजय कुमार मंगल जी कह रही हैं कि वेरी स्वीट वॉइस। और अभिषेक पॉल साहब की तारीफ कर रहे हैं। और मधु खरे जी भी आपकी आवाज की तारीफ कर रही हैं। सुंदर रेंडिशन, बहुत बढ़िया, बहुत आपने बहुत अच्छा गाया आपने, सीमा जी, बहुत ही खूबसूरत। थ्री थ्री चेयर्स। धन्यवाद। तो हाँ, तो अब आप सुनाइए भूपेंद्र जी। ये बहुत अच्छा, मैं सुनाऊंगा जी। मेरे को याद आ गया। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, बहुत ये पुराना गाना है। मैं प्यार कराही हूँ तेरी जुल्फ के साए में,
कुछ देर ठहर जाऊं, तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं, मैं प्यार करा ही हूँ। तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़कर जिंदगी के झमेले, नाज़नी नाज़नी तू नहीं जा सकेगी, छोड़कर जिंदगी के झमेले, जब बिछाए घटा याद करना जरा, सात रंगों की हूँ मैं कहानी, मैं प्यार करा ही हूँ तेरी। तुम एक मुसाफिर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू संगीता सो मनहर मच। हमारी तारीफ कर रही हैं, आप वो कह रही है मेलोडियस वॉइस, शायद शायद हमारी कर रही है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू संगीता जी। गिरिजा जी, आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। मधु खरे जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम कादम्बरी जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रोग्राम तो इनका था, मेरा गला आज ठीक नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज मेरा गला बिल्कुल खराब था। और अब हम जाते जाते डॉक्टर पुरु हो जाए सर। धन्यवाद भूपेंद्र जी। देखिए, मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन गाने सुनने का और गाने का मुझे बहुत शौक है। जी तो ये एक खास गाना है, और ये इसलिए भी खास है कि जिन्होंने गाया है वो जम्मू से थे, और सीमा भी जम्मू से है। हाँ। अच्छा। और इनके बारे में ये मशहूर है कि जब तक ये थोड़ा सा मदिरा का सेवन नहीं करते थे, तब तक। अरे आपने हिंट दे दिए, केएल सहगल जी की बात कर रहे हैं आप। वाह जी वाह, बिल्कुल। वो जम्मू से थे और और वो मदरा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये उस जी जमाने का गाना है जब थिएटर्स के अंदर जब पिक्चर चलती थी, चलचित्र चलता था, तो अक्सर जी वहाँ लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था। तो जी जी वो जो, हाँ, ये उस जमाने का, ये 1938 की पिक्चर है। और आप में से अगर कोई कमेंट करके बता पाए कि ये पिक्चर का नाम क्या है तो बहुत बढ़िया होगा। गाना तो है वाजिद अली शाह जी की, जो है वो, जो मतलब उनका लिखा गया है, और केसी बोरल जी का म्यूजिक है, जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था। तो 1938 की पिक्चर है, बाबुल मोरा जो है वो गाने का नाम है। और वाह इसलिए भी वाह। ये गाना पसंद है क्योंकि इनमें जो है वो राग हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत के जो राग हैं, सहगल जी राग से गाते थे। और गाना तो जो भी है, लेकिन अगर आप जाएं और यूट्यूब पे इसको सुने तो इस गाने के 3 मतलब हैं। तो वैसे तो बाबुल मोरा है एक, जो है लड़की, उसकी विदाई होके वो जा रही है। और दूसरा मतलब है उसका कि जब हम, हमारी डीप मृत्यु हो मतलब। जाती है जी 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 और हम जा रहे हैं। और तीसरा मतलब है बिल्कुल। जो वाजिद अली शाह ने खुद लिखा था, क्योंकि उनको लखनऊ छोड़ के जाना पड़ा था, और उनको एग्जाइल में कलकत्ता भेज दिया था अंग्रेजों ने। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ कॉम्पोजिशन, और हमारे साहित्य और संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है आप गाएंगे भी उतना ही अच्छा। जी गाएंगे तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात। जी बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, चार कहार मुले मोरी डोलिया
सजावे, चार कहार मिले मोरी डोलिया सजावे, मोरा अपना बेगाना छूटो जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। अंगना तो पर्वत भयो और दहरी हुई विदेश, अंगना तो पर्वत भयो और दहरी हुई विदेश, जे बाबुल घर अपनो मैं चली पिया के देश। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। इतना क्लासिक गाना आपने ट्राई किया और इतना खूबसूरती से गाया। बहुत हमारे सरिता कुमारी जी, अभिषेक कौल साहब और बहुत तारीफ कर रहे हैं। सोनिका टंडन जी स्ट्रीट सिंगर मूवी कह रही हैं। ये आपने पूछा था कौन सी मूवी है, तो सही स्ट्रीट उत्तर है, सिंगर मूवी मुझे लगता है सही है ये जी। जहाँ तक सही उत्तर। मेरी जानकारी है, बहुत सही कहा। संगीता मन्हास जी, गुरुजी छा गए तुसी कह रही हैं। और ललिता विजय कुमार जी भी बहुत तारीफ कर रही हैं। सीमा गुलाटी जी आप बहुत तारीफ कर रही हैं। और आप गायत्री जोशी जी कह रही हैं थॉटफुल सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो चीज़ हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने जो थॉट्स और कोविड से रिलेटेड और बाकी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी आपने हमको इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा जी, डॉक्टर गुरु, डॉक्टर सीमा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे सब श्रोताओं का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े रहे। आप भी खूबसूरत शाम को एंजॉय कीजिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में फिर आपसे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भूपेंद्र जी।